माननीय सभापति जी, जिसकी जात का पता नहीं वो गन्ना की बात करता है। अनुराग ठाकुर जी ने मुझ पर गाली दी है। नहीं, कोई नहीं। मैं लड़ाई लड़ रहा हूं, जितनी आपको गाली देनी है मैं आपसे कभी माफी नहीं मांगूंगा, मुझे आपकी माफी नहीं चाहिए। आप जाति कैसे पूछ सकते हैं? आप बताएं, जाति कैसे पूछ सकते हैं? आप पूछ के दिखाओ। अनुराग ठाकुर ने एकदम नीचे दर्जे की बात कही है, उनको माफी मांगनी चाहिए, पर चूंकि बीजेपी अभी सरकार में तो माफी मांगने से रहा। बीजेपी असल में उन लोगों को टिकट देती है ना जो गुंडाई करते हैं। अब वे बेचारे गुंडा मवाली करने वाले, लड़कियों को छेड़ने वाले, औरतों का बलात्कार करने वाले, चोरी करने वाले 34-35% क्रिमिनल लोग आज बीजेपी के टिकट से जीत कर गए हैं। तो वो लोग पार्लियामेंट में भी अपनी तुच्छ हरकत ही दिखाएंगे ना। पढ़े लिखे समाज के लोग नहीं, ये लोग चोर हैं, चोर। इनका बैकग्राउंड को पता कीजिए, 35% इनके ऊपर क्रिमिनल चार्जेस है और अधिकतर लोगों के खिलाफ चार्जेस है औरतों को छेड़ने का इल्जाम। ठाकुर ने ये जो बयान दिया है ये बहुत जाहिलाना बयान है। ऐसा नीच भाषा का इस्तेमाल आज से पहले कभी पार्लियामेंट में हुआ नहीं। जहां तक जातिगत जनगणना की बात है वो जरूरी है, क्योंकि जब ये देश गुलाम था और उससे भी पहले ने पिछले 10 सालों में काफी कम कर दिया है। और मेरा मानना है कि ओम बिरला पर संवैधानिक तरीके से कार्रवाई भी होनी चाहिए कि आप स्पीकर पद पर बैठकर ऐसा भेदभाव नहीं कर सकते। आज जो है लोकसभा में राहुल गांधी जातिगत जनगणना की बात कर रहे थे। मुसलमानों के अंदर भी कास्ट होते हैं, वो अलग बात है कि सुपीरियर नहीं है कास्ट के बेस पे मुसलमान, और दूसरी तरफ हिंदुओं में भी कास्ट होते हैं। राहुल ने कहा कि कास्ट होना चाहिए, तो राहुल गांधी चूंकि ब्राह्मण है, मतलब कि कश्मीरी ब्राह्मण, कश्मीरी पंडित है। अनुराग ठाकुर ने उनसे कहा कि जिन लोगों को अपना जाति नहीं मालूम है वो गन्ना की बात करते हैं। तो ऐसा नहीं लगता है कि भाजपा के लोग एक लीडर ऑफ ऑपोजिशन के साथ इस तरह की अभद्र टिप्पणी कर रहे हैं? अनुराग ठाकुर ने ये जो बयान दिया है ये बहुत जाहिलाना बयान है। ऐसा नीच भाषा का इस्तेमाल आज से पहले कभी पार्लियामेंट में हुआ नहीं। जहां तक जातिगत जनगणना की बात है वो जरूरी है, क्योंकि जब ये देश गुलाम था और उससे भी पहले एक खास समुदाय के लोग, जिसे आप दलित कहते हैं, पिछड़ा समाज कहते हैं, उनको अपर कास्ट वालों ने काफी जुल्म की है। और जुल्म की इस कदर इंतहा की है, उच्च जाति वाले हिंदुओं ने नीच जाति वाले हिंदुओं के साथ जो कुछ किया है आपको वो स्कूल में पढ़ाया नहीं जाता है। मैं बताता हूँ, जो नीची जाति के हिंदू थे उनको अपने गले के सामने मटका लगाना पड़ता था ताकि उनका थूक जमीन में ना गिर जाए और जमीन अपवित्र ना हो जाए। उनको अपने पीछे झाड़ू बांधकर घूमना फिरता था ताकि उनका पैरों का निशान जमीन में ना ठहरे और जमीन अपवित्र ना हो जाए। तो उच्च जाति के हिंदू ने बहुत पहले से, सदियों से नीची जाति के हिंदुओं के साथ भेदभाव किया है। तो जातिगत जनगणना या फिर आरक्षण इसलिए ही जरूरी होता है क्योंकि जिनके पास पढ़ाई लिखाई का अवसर नहीं है, अच्छे स्कूल नहीं, कॉलेज नहीं, ट्यूशन पढ़ने का पैसा नहीं, फीस नहीं, तो वो लोग IAS ऑफिसर, IPS ऑफिसर कैसे बनेंगे? इसीलिए उनको आरक्षण दिया गया, आज वो लोग IAS ऑफिसर, IPS बन रहे हैं। राहुल गांधी के और जहां तक जातिगत जनगणना की बात है तो उनका डिमांड सही है, क्योंकि आप जब तक जाति तय नहीं करोगे कि किस जात में कितने आदमी हैं, उनको किस चीज की जरूरत है, तब तक सरकार उनकी हेल्प कैसे करेगी? तो राहुल गांधी की बात सही है, अनुराग ठाकुर ने एकदम नीचे दर्जे की बात कही है, उनको माफी मांगनी चाहिए, पर चूंकि बीजेपी अभी सरकार में तो माफी मांगने से रहा। अच्छा, एक बात बताइए कि अभी जैसे राहुल गांधी 2 दिन पहले एक भाषण दिए थे बजट पर, आज राहुल गांधी का भाषण था फिर से, तो इन दिनों राहुल गांधी के भाषण को कैसे देख रहे हैं? मतलब लगातार जो अपोजिशन के लीडर बन गए तो उनमें भाषण कैसे आ रहे हैं इन दिनों? देखिए, राहुल गांधी इंडिया गठबंधन के नेता है, प्लस पार्लियामेंट में नेता प्रतिपक्ष हैं, तो उनकी अपनी एक सम्मान है, इज्जत है, गरिमा है। और जहाँ तक मेरी बात है, मैं 2014 से जब से पॉलिटिक्स देख रहा हूँ तो राहुल गांधी जी के अंदर काफ़ी मैच्योरिटी मैंने देखी है। पहले से काफ़ी सहनशीलता उनके अंदर आई है, क्योंकि पहले तो वो मुस्लिम नाम भी नहीं लेते थे, आजकल तो वो मुसलमान नाम भी लेने लगे हैं। तो उनका रिस्पेक्ट होना चाहिए पार्लियामेंट में, और हर MP का रिस्पेक्ट होना चाहिए, जो कि बीजेपी असल में उन लोगों को टिकट देती है ना जो गुंडाई करते हैं। अब वे बेचारे गुंडा मवाली करने वाले, लड़कियों को छेड़ने वाले, औरतों का बलात्कार करने वाले, चोरी करने वाले 34-35% क्रिमिनल लोग आज बीजेपी के टिकट से जीत कर गए हैं। तो वो लोग पार्लियामेंट में भी अपनी तुच्छ हरकत ही दिखाएंगे ना। पढ़े लिखे समाज के लोग नहीं, ये लोग चोर हैं, चोर। इनका बैकग्राउंड को पता कीजिए, 35% इनके ऊपर क्रिमिनल चार्जेस है और अधिकतर लोगों के खिलाफ चार्जेस है औरतों को छेड़ने का इल्जाम। तो ऐसे औरत को छेड़ने वाले लोग जब पब्लिक से वोट लेकर धर्म के आधार पर पार्लियामेंट पहुंच जाए तो वो क्या जाने किससे कितना इज्जत से बात की जाती है। तो राहुल गांधी एक अच्छे फैमिली से आते हैं, अनुराग ठाकुर क्या है नहीं है मैं कुछ कहूंगा नहीं, उन्होंने जो कहा है उसी पर लोग समझ लेंगे कौन सा फैमिली का आदमी है। एक बात बताइए,
अखिलेश यादव भी उतरे और 2-3 दिन पहले अभिषेक बैनर्जी का भी भाषण हुआ। क्या लग रहा है कि इन तीनों युवाओं ने किस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की चुनौतियों को और बड़ा कर दिया? देखिए, मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से मैं पार्लियामेंट में ये नहीं चाहता कि लोग ये कहे कि मेरी पार्टी ने कितनी सीटें जीती, हम कितने दिन में सरकार गिरा देंगे, या फिर कौन नरेंद्र मोदी जी को झुक के प्रणाम कर रहा खड़ा। मेरे नज़र में ये पॉइंट ऑफ व्यू से ऊपर उठकर जो ये बड़े बड़े नेता जिनका नाम इन्होंने लिया है, राहुल गांधी जी हो या फिर अभिषेक बनर्जी जी हो या फिर अखिलेश यादव जी हो, उनको हर रोज पार्लियामेंट में यही सवाल उठाना चाहिए कि सरकार हर साल हर राज्य में 10 स्कूल कॉलेज हॉस्पिटल खोले, सरकार हर साल हर राज्य में स्टूडेंट को फंडिंग करे, सरकार हर साल हर राज्य में कम से कम 10,000 लोगों को रोजगार दे। अगर इन सब मुद्दे पर वे बात करेंगे तो पब्लिक उनसे कनेक्ट कर पाएगी। वरना अगर आप फोटो लेकर पहुंचोगे, ठीक है वो भी एक ज़रूरी चीज़ है, पर ज़्यादा ज़रूरी है कि लोगों को अच्छा स्कूल कॉलेज हॉस्पिटल मिले, लोगों का स्वास्थ्य अच्छा हो, लोगों की शिक्षा अच्छी हो, लोगों की गरीबी दूर हो जाए। अगर आप इन सब मुद्दों पर बात करोगे तो आने वाले इलेक्शन में आपका जो सीट है वो और ज़्यादा बढ़ने की उम्मीद है। ओम बिरला जो है ऑपोजिशन के लीडरों को बोलते हैं खामोश हो जाइए, मगर भाजपा के लीडर जो है बोलते रहते हैं। तो क्या लगता है कि ओम बिरला जो है बैलेंस नेचर में है या बीजेपी को फेवर कर रहे हैं? देखिए, ओम बिरला जी चूंकि बीजेपी स्पीकर वही बनता है जिसके पास बहुमत होती है। भारतीय जनता पार्टी के पास बहुमत है, इसीलिए उन्होंने अपना एक स्पीकर बैठा दिया है। ओम बिरला जी का बैकग्राउंड अगर आप देखोगे तो वो आरएसएस के थ्रू आते हैं, तो उनको तो पता ही नहीं कि स्पीकर का मतलब क्या है। जब आपको पार्लियामेंट का नेता स्पीकर होता है, पार्लियामेंट का नेता ना मोदी जी है ना राहुल गांधी है, पार्लियामेंट का नेता स्पीकर होता है, वही सदन को चलाता है। तो वो किसी पार्टी से होना जरूरी नहीं है। अगर ओम बिरला जी बीजेपी से जीते हुए हैं फिर उनको स्पीकर बनाया गया तो बीजेपी को उनको भूल जाना चाहिए, आरएसएस को उनको भूल जाना चाहिए और उनको इंसाफ से काम करना चाहिए। जिसको जितना टाइम मिलना चाहिए उतना टाइम उनको देना चाहिए। लेकिन आज भी ओम बिरला जी स्पीकर के गद्दी पर बैठकर भेदभाव कर रहे हैं, बीजेपी की तरफ झुकाव कर रहे हैं, ऑपोजिशन को आंख दिखा रहे हैं। भैया, आप स्पीकर पद का अपमान कर रहे हैं और तत्कालीन तरीके से इंडिया गठबंधन के लोगों को, जो एनडीए में जो एमपी जीते हुए हैं, उनके साथ बात करके कम से कम स्पीकर पोस्ट को ले ले। चंद्रबाबू नायडू से बात कर ले राहुल गांधी जी, नीतीश कुमार से बात कर ले राहुल गांधी जी, उनसे कहा है कि आप सरकार बीजेपी के बनाइए, हमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप स्पीकर अपने पार्टी के दीजिए। स्पीकर जेडीयू का बने, स्पीकर टीडीपी का बने, लेकिन स्पीकर बीजेपी का ना बने, क्योंकि स्पीकर का जो महत्व है वो ओम बिरला ने पिछले 10 सालों में काफी कम कर दिया है। और मेरा मानना है कि ओम बिरला पर संवैधानिक तरीके से कार्रवाई भी होनी चाहिए कि आप स्पीकर पद पर बैठकर ऐसा भेदभाव नहीं कर सकते। द इंडियन खबर, सच आपके सामने।